तो दोस्तों आप सभी को पता होगा रिपब्लिक डे के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के चीफ गेस्ट थे और उनके इस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और यहाँ पर कई सारी डील्स को भी किया गया। और जब यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के अंदर थे तो यहाँ पर भारत के एक पूर्व राजनायक की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई। बेसिकली दोस्तों उनका यहाँ पर कहना था कि भारत को राफेल एयरक्राफ्टों को न केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए निर्माण करना चाहिए बल्कि यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर ही निर्माण करते हुए अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट करना चाहिए। जबकि दोस्तों हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से भारत और फ्रांस के बीच में एक और बड़ी डील यहाँ पर साइन हुई है, जिसके चलते अब भारत के अंदर ही H-125 हेलीकॉप्टर को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर H-125 हेलीकॉप्टर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत की टाटा कंपनी एयरबस के साथ मिलकर करेगी और ये बड़ौदा में किया जाएगा। और दोस्तों जिस तरीके से C-295 एयरक्राफ्ट्स का निर्माण भारत के अंदर हो रहा है उसी तरीके से इन हेलीकॉप्टर्स का भी निर्माण यहाँ भारत के अंदर किया जाएगा। अब दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये निर्माण किए जाना पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको दुनिया के अंदर अभी फिलहाल सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और इन कारणों की वजह से डसॉल्ट एविएशन को लगातार इन एयरक्राफ्टों को लेकर ऑर्डर भी मिल रहे हैं। हालांकि अब देखा जाए तो ऑर्डर्स इतने ज्यादा हैं कि अगले 10 साल के अंदर भी डसॉल्ट एविएशन इन ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। और इसीलिए पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से डसॉल्ट एविएशन ये चाहती है कि भारत के अंदर प्लांट लगाया जाए और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया जाए। और ऐसे में यहाँ पर फायदा ये होगा कि एक तो सबसे पहले जो भारत का MRFA डील के तहत 114 लड़ाकू विमानों का खरीदने का जो फैसला है वो यहाँ पर राफेल की तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ पर राफेल का जो हैंडओवर है वो सबसे पहले भारत को किया जाएगा। उसके बाद में एशियन देश जो कि राफेल फाइटर जेट को लेकर अपनी बाइंग यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन के लिए लगा चुके हैं उनको भी एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में ये सच है कि डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इन सारे ऑर्डर्स को यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके और इसी के चलते एक और प्लांट की तैयारी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से की जा रही है। अब यहाँ पर आपको पता है कि 36 की संख्या में ऑलरेडी हमारी वायुसेना राफेल एयरक्राफ्ट को यूज करती है, जबकि नेवी के लिए भी 26 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अनुमति दी जा चुकी है। और इस अनुमति के बाद में जहाँ पर भारत और फ्रांस मिलकर इन एयरक्राफ्टों की डील को कंप्लीट करने वाले हैं तो वहीं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी 114 फाइटर जेट्स का MRFA टेंडर जारी किया गया है। और यहाँ पर जो नंबर 1 दावेदार बताया जा रहा है वो भी राफेल एयरक्राफ्ट को बताया जा रहा है। और इन सारी चीजों के बीच में फ्रांस की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत को राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस डील के लिए ऑफर किया गया है और फ्रांस इन एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने के लिए तैयार है। अब दोस्तों जहां पर ये सारी चीजें चल रही थी वहीं पर इमैनुअल मैक्रोन जो कि भारत के अंदर आए हुए थे उसी दौरे के दौरान भारत के पूर्व राजनायक की तरफ से जो कि पहले फ्रांस में तैनात थे यानी कि मिस्टर मोहन कुमार की तरफ से अपने एक बयान में काफी बड़ी बात यहाँ पर कही गई। उनकी तरफ से ये कहना था कि भारत को केवल मात्र अपनी डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए राफेल एयरक्राफ्टों को यहाँ पर बनाना चाहिए और इससे फायदा यहाँ पर भारत के साथ ही डसॉल्ट एविएशन यानी कि फ्रांस को भी होने वाला है। और ऐसे में भारत से बनकर अन्य देशों में राफेल एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसके ऊपर भारत की तरफ से यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। फायदा यहाँ पर यह भी होगा कि भारत के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर बन पाएंगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हो पाएगा कि भारत आने वाले समय में भी इस तरह के फाइटर जेट्स को डेवलप करने में सक्षम होगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत इसके लिए तैयार होता है और भारत के अंदर इस तरह की फैसिलिटी अगर बनाई जाती है तो अभी जो भारत एक इंपोर्टर हथियारों का बना हुआ है वहां से इसका विजन जो है एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ जाएगा। और उनकी तरफ से स्पेशली ये भी बताया गया है कि कई सारे ऐसे एशियन देश है जो कि राफेल एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लेकर डसॉल्ट एविएशन को ऑर्डर दे चुके हैं और कई सारे ऐसे भी देश हैं जो कि इस फाइटर जेट को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड हैं, जिनमें यूनाइटेड अरब अमीरात, इवन यहाँ पर इजिप्ट से शुरू करते हुए इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं।
और सऊदी अरेबिया भी बड़ी मात्रा में राफेल एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे ऐसे देश हैं जो कि मेड इन इंडिया राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वहीं पर उनकी तरफ से इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में भारत और फ्रांस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हुए कई सारी बातों का यहाँ पर खुलासा किया गया है। और उनका यहाँ पर कहना था कि भारत और फ्रांस के बीच में जिस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर रिलेशनशिप मजबूत हो रहा है, शायद इन एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर करना भारत के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो वहीं पर भारत से निर्माण होकर एक्सपोर्ट करने से भी दोनों देशों के बीच में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इमैनुअल मैक्रोन करीबन 2 दिन के भारत के विजिट पर थे। यहाँ पर उन्हें भारत के जो रिपब्लिक डे है उसके मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। साथ में उनका मीटिंग भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ। और रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इन मीटिंग्स के दौरान भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई, जिनमें कई सारे डिफेंस के मुद्दे शामिल थे। और दोस्तों फ्रांस यहां पर लगातार इस प्रयास में है कि 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों की डील के बाद किस तरीके से भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के MRF टेंडर को हासिल किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि 114 फाइटर जेट के टेंडर को फ्रांस को अगर हासिल करना है तो इन एयरक्राफ्टों को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करना अनिवार्य है, क्योंकि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये जो डील है वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत रखी जाएगी। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि फ्रांस के साथ भारत के अंदर जेट इंजनों को भी जॉइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत तैयार करने को लेकर राजी यहाँ पर हो चुका है। और ऐसे में भारत को फ्रांस को इस बात को लेकर मनाना चाहिए कि भारत में अगर ये एयरक्राफ्ट बनता है तो ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी ये एयरक्राफ्ट होना चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि फ्रांस यानी कि डसॉल्ट एविएशन को भी यहाँ पर इस तरह के मार्केट की जरूरत है जहाँ पर ये एक ऐसे प्लांट को लगा सकें, न केवल वहाँ पर एक बड़ी जरूरत हो बल्कि उसके आसपास के देशों में भी इस फाइटर जेट की बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट हो। अब ये भारत के अंदर जो डसॉल्ट एविएशन का पार्टनर है वो यहाँ पर रिलायंस है और नागपुर के अंदर एक इस तरह की फैसिलिटी को बनाया जा चुका है जहाँ पर इन एयरक्राफ्टों के पार्ट्स और कंपोनेंटों का निर्माण किया जा रहा है। और कुछ फ्रांस के एक्सपर्ट्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि फ्रांस असल में इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी असल में एक ऐसे प्लांट के रूप में बदलना चाहता है जो सालाना कम से कम 24 राफेल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है। और ऐसे में देखा जाए तो 24 एयरक्राफ्ट के हिसाब से भारत का जो 114 लड़ाकू विमानों का टेंडर है वो 4 से 5 साल में कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद में इस प्लांट को ऐसे ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसलिए डसॉल्ट एविएशन यहाँ पर चाहेगा कि दूसरे देशों यानी कि भारत के आसपास के जो देश हैं उनको भी इसी प्लांट से एक्सपोर्ट राफेल एयरक्राफ्ट को किया जाए। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि फ्रांस यहाँ पर चाहेगा कि दूसरे देशों को भी इसी प्लांट के जरिए इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया जाए। और ऐसे में माना जाए तो 2040 तक राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को इस प्लांट के अंदर कंटिन्यू रखा जा सकता है और 2070 तक इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है। तो ओब्वियसली यहाँ पर एयरक्राफ्टों की सप्लाई और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के लिए फ्रांस को सपोर्ट चाहिए और ऐसे में भारत से बड़ा पार्टनर फ्रांस के लिए अभी कोई नहीं बन सकता। तो दोस्तों एक तरफ जहां पर राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर फ्रांस का बातचीत चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर टाटा और एयरबस के C295 एयरक्राफ्टों को टाटा कंपनी के साथ मिलकर भारत के अंदर बनाया जा रहा है। उसी तर्ज पर एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर्स को भी भारत के अंदर बनाने को लेकर एयरबस कंपनी यहां पर तैयार हो चुकी है और ये भी टाटा ग्रुप के साथ मिलकर ही बनाए जाएंगे। अब ये भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा सक्सेस है क्योंकि इससे एयरबस की जो फेमस हेलीकॉप्टर हैं वो भारत के अंदर ही नहीं बनेगा बल्कि भारत के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी आएगी जहां से अन्य देशों को इन हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि केवल मात्र एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर को भारत के अंदर ही निर्माण नहीं किया जाएगा बल्कि H130 हेलीकॉप्टर्स को भी भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा।
और आपको बता दें कि ये जो दोनों हेलीकॉप्टर्स हैं वो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की श्रेणी में आते हैं और ये दोनों ही सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर हैं जो कि लंबे समय से कमर्शियल यूज में और ट्रांसपोर्टेशन के काम में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि इन हेलीकॉप्टर को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की श्रेणी में रखा जाता है और हाई एल्टीट्यूड में और हाई एल्टीट्यूड रीजन के लिए इसको सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है जो कि पहाड़ों पर अक्सर यूज किए जाते हैं। इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कमर्शियल मार्केट के अंदर वीआईपी, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इमरजेंसी और सर्वेलेंस मिशन के अंदर किया जाता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जब भारत के दौरे पर आए थे, यानी कि 26 जनवरी के दौरे पर जब आए थे, तभी एयरबस कंपनी और टाटा कंपनी की तरफ से इस बड़े डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी गई थी, जो कि यहाँ पर दर्शाता है कि इसके पीछे फ्रांस का प्रमुख भूमिका था। और आपको ये भी बता दें कि एयरबस जो कंपनी है वो काफी हद तक फ्रांस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। हालांकि ये जो कंपनी है वो एक यूरोपियन कंपनी है जो कि एक यूरोपियन कंसोर्टियम के द्वारा यहाँ पर मैनेज की जाती है और इसका जो पूरा यूरोप के अंदर अलग अलग देशों में ऑपरेशंस हैं, वो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके जो ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं वो फ्रांस ही कंट्रोल करता है और इसके ज़्यादा कमर्शियल और इकोनॉमिकल काम हैं वो भी फ्रांस की तरफ से ही देखे जाते हैं। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जाता है कि टाटा और एयरबस की ये जो हेलीकॉप्टर असेंबली है इसे गुजरात के बड़ोदरा में स्थापित किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी भारत के एक एरोस्पेस इंडस्ट्री के हब के रूप में जाना जाता है। और इन हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो भी टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि टाटा ग्रुप के उसी विंग के द्वारा किया जाएगा जो कि हथियारों का निर्माण का काम करती है। ऐसे में आपको ये बता दें कि यहाँ पर भारत के अंदर जब इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो सच मानिए कि भारत के अंदर बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे और भारत से अन्य देशों को इसे सप्लाई करने पर भारत के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से यहाँ पर देखा जाएगा। और पहली बार यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एयरबस जैसी बड़ी कंपनी भारत के अंदर हेलीकॉप्टरों को मैन्युफैक्चर करने जा रही है। हालांकि इससे पहले कई सारे अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों के पार्ट्स कई सारी कंपनियों के द्वारा भारत के अंदर बनाए जाते हैं और सच मानिए कि इनका जो एक्सपोर्ट है ये सारे कंपोनेंट्स का बड़ी मात्रा में किया जाता है, जो कि टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों के द्वारा बड़े रूप में यहाँ पर बनाए जाते हैं। और ऐसे में ये जो पूरा व्यापार है वो कई अरब डॉलर का है। अब यहाँ पर H-130 हेलीकॉप्टर्स को देखा जाए तो ये फ्लाइट यूटिलिटी कैटेगरी का ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे कि 1999 में पहली बार उड़ान भराया गया था और साल 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब तक ऐसे हेलीकॉप्टर्स को करीब 700 की संख्या में बनाया जा चुका है, जो कि यूरोप के अंदर और यूरोप के बाहर कई सारे देशों के द्वारा सिविलियन और मिलिट्रियन पर्पज के अंदर यूज किए जाते हैं। हालांकि ज्यादातर ऐसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सिविलियन पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में दोस्तों इन हेलीकॉप्टर्स को अगर देखा जाए तो इन्हें एक क्रू मेंबर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और पैसेंजर को कैरी किया जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो पैसेंजर है 2 फ्रंट में और 4 रेयर में बिठाए जा सकते हैं और इन वर्जनों में ये 7 पैसेंजर्स को भी कैरी कर सकता है, जिनमें 3 फ्रंट और 4 रेयर में पैसेंजर को बिठाया जा सकता है। अगर इसके आकार को देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 10.5 फीट है और इसका हाइट 3.3 मीटर है। अगर हेलीकॉप्टर के एम्प्टी वेट को देखा जाए तो ये करीबन 1377 किलोग्राम है, जबकि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 2500 किलोग्राम है। और इसके अंदर एक बार में करीब 540 लीटर फ्यूल को भरा जाता है और इसमें एक टर्बो मेका इंजन यहाँ पर लगाया जाता है, जो कि करीब 710 किलोवाट या फिर 950 हॉर्स पावर का है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो इस हेलीकॉप्टर की जो परफॉर्मेंस है वो करीब 230 किलोमीटर पर आवर की है। और ऐसे में देखा जाए तो इसका जो टोटल एंड्योरेंस है वो करीब 4 घंटे का है। और सच मानिए कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये 23,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर जा सकता है और इसके अंदर कई सारे एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है और ये डिमांड के हिसाब से अलग अलग एवियोनिक्स के साथ फिट होके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। अब ऐसे में देखा जाए तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ पर भारत इस तरह के हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करेगा और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इन दोनों अपडेट्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।